तुम सब कहाँ थे पिछले क्लास में? क्यों नहीं? सिर्फ सार्थक था, दिया थी, तुम नहीं। और वो पीछे कौन बैठी है चुप के? प्रियांशी, वो भी नहीं आई। पिकनिक गए थे तुम लोग मुझे छोड़ के? धन्यवाद। ठीक है सर, हम लोग ऑलमोस्ट खत्म करने के लिए आ गए हैं पेस्टोरलिस चैप्टर। थोड़ा सा हिस्सा बाकी है, वो भी खत्म करेंगे। हाँ, हो जाए। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन स्टार्ट, इसके बाद वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन करके, नहीं तो क्या करना है? और कुछ बाकी है सिविक्स में? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तो हो गया। एक्स्ट्रा क्लास लगवा लो ना बेटा, मेन क्लास में तो नहीं हो सकता। पोर्शन फिर कैसे कंप्लीट होगा? अच्छा चलो शुरू करते हैं। हम लोग बात कर रहे थे पेस्टोरलिस के बारे में, और मैंने कहा था कि हर एरिया में हर लोग एक तरीके से अफेक्टेड नहीं हो रहे। बातें हो रही है अफ्रीका के मसाइल के बारे में। नॉट एवरीवन वाज इक्वली अफेक्टेड। ब्रिटिश ने या वाइट्स लोगों ने जो कुछ भी किया उससे सभी को एक तरीके से इफेक्ट नहीं हो पाया। अब ऐसा क्यों? तो बेसिकली प्री कॉलोनियल एरिया टाइम में, प्री कॉलोनियल मतलब ये पूरा तंजानिया और ये जो रीजन की बात करें केनिया, उस पर कॉलोनीज आने से पहले, कॉलोनियल पावर आने से पहले का बात बता रही हूँ। इनकी जो सोसाइटी थी वो बेसिकली दो ब्रॉड सेक्शन में डिवाइडेड थी। एक तो होते थे एल्डर्स और दूसरे होते थे वॉरियर्स। पिछले क्लास में बस इसी को हमने सुना, इसके बारे में थोड़ा सा लिखा और फिर हमने एंड कर दिया। तो एल्डर्स कौन होते हैं? एल्डर्स वो बड़े बुजुर्ग लोग जो पॉलिटिकल डिसीजंस करेंगे, डिसाइड करेंगे कि हाँ ये सही होगा, ये नहीं होगा सही, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सारे डिसीजन ये एल्डर्स लेंगे और ये रूलिंग ग्रुप की तरह फॉर्म करते थे। एक रूलिंग ग्रुप, ऐसा क्यों कोई नहीं था, लेकिन एक हमारे इंडिया में अगर देखा जाए तो पंचायत, हाँ तो इसी टाइप पंचायत टाइप के लोग हैं। बड़े बुजुर्ग बैठे रहेंगे, डिसाइड करेंगे, कोई चीज डिसाइड करना होगा तो पूरे कम्युनिटी के बारे में कुछ डिस्प्यूट सेटल करना हो तो भी ये लोग बैठ के डिसाइड करेंगे। अब ये वॉरियर लोग क्या करते थे? वॉरियर यूजुअली यंगर क्लास ऑफ लोग होते थे, नौजवान लोग होते थे, यंगर पीपल। ये लोग क्या करते थे? ये आपस में प्रोटेक्शन देते थे अपने कबीले। अब देखो जब मैं मसाई लोगों की बात करती हूँ तो मसाई में बस एक ही ग्रुप है ऐसा नहीं है, मल्टीपल ग्रुप्स थे। जैसा एक ही मसाई नहीं होता था, बहुत सारे लोग ऐसे अलग अलग अपने कबीले में रहा करते थे। और इन सब के लिए वेल्थ क्या होता था? वेल्थ क्या था इनके लिए? गौ, गौ इनके लिए वेल्थ होता था। कैटल, कैटल रेयरिंग करते थे ना बेटा, तो जितने ज्यादा कैटल उतनी ज्यादा इनकी वेल्थ, ऐसे समझी जाती। तो मान लो अगर यहाँ पे इस कबीले में रहने वाले लोगों के पास 100 कैटल है, यहाँ पे 200 है, तो नेचुरली ये ज्यादा वेल्दी हो गया इसके कंपैरिजन में। तो ये कोशिश करेगा कि ये इनके कबीले में जाए और क्या करे? रेड डाले। रेड समझते हो? रेड क्या होता है? मतलब मेरे पास 100 है, इसके पास 200 है, तो मैं जाऊंगी इसके 200 को छीन कर अपने पास ले आऊंगी। तो मेरे पास टोटल अब कितने बन जाएंगे? 300। मेरे पहले वाले 100, फिर बाद में मैं छीन कर जो ले दो 200 ले गई, तो टोटल 300। अब कौन ज्यादा वेल्दी बन गया? ये वाला कबीला ज्यादा वेल्दी बन गया। यस, ये अलग ग्रुप है, ये ग्रुप इस पर चोरी कर देगा। अब ऐसे चोरियां ना हो इसीलिए ये क्या करते थे? वॉरियर ग्रुप प्रोटेक्शन दे। यहाँ ध्यान रखिए, रेड में वो सिर्फ चोरी कर रहे हैं, मार नहीं रहे।
लोगों को आपस में हो सकता है वो मारे इस कैटल को चुराने के लिए, लेकिन कैटल को नहीं मारे, क्योंकि कैटल क्या है इनके लिए, वेल्थ है ना, कौ इनके लिए वेल्थ है, तो कौ को नहीं मारेंगे। समझ रहे हो रेड क्यों डाला, क्या हुआ? प्रियांशी समझी क्या हुआ आज इतनी उदास? अभी तो एग्जाम नहीं है ना, अभी तो ध्यान दोगी ना हिस्ट्री में। पूर्णा का एग्जाम कैसे गया? हिस्ट्री का एग्जाम हो गया, कैसा रहा? अच्छा था। मैं एक मार्क का क्वेश्चन बना के जो प्लेन कैरेक्टर्स में जो होते हैं ना शिप, एक आंध्र प्रदेश और केरला का उसका कैरेक्टर में एक टेस्ट याद है कि ब्लैंकेट और अदरवाइज सब अच्छे से लिखा है। तो ये क्या करते थे, प्रोटेक्शन फ्रॉम रेड, यानी चोरी वोरी से प्रोटेक्ट करते थे, और अपने कबीले को और ज्यादा ताकतवर करने के लिए दूसरे के कबीले में जाकर, दूसरे के कम्युनिटी में जाकर वहां से कैटल चुरा के लेके आने का काम करते थे। तो रेडिंग वॉज एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी इन दिस सोसाइटी। अपने आप को अगर रिच बनाना है तो कैसे बनाओगे? अगर मसाई लोग आप सब, तो क्या करोगे, एक दूसरे के कैटल पर रेड डाल दो, ठीक है। अब आप लोग सोचो हम मसाई क्यों बनेंगे मैम, हम तो इंडिया में रहते हैं, मुंबई में। एनीवेज, तो वो रेड इसीलिए डाल करने की जगह है ना, अब अपने पास ले गए तो उनके टेरिटरी में चला गया तो उनका कैटल हो गया। फिर तुम आ जाओ रेड डालने के लिए, तुम एक छोटा सा वॉर करो हमारे साथ, जीत गए तो लेके जाओ, फिर हमारे भी सब तुम्हारे हो गए। उसका, हाँ, मान लो ये मेरी टेरिटरी है, ये तुम्हारी टेरिटरी है, ये मेरी ना टीचर की टेरिटरी है, प्रियांशी की टेरिटरी है। मैं जाके प्रियांशी की टेरिटरी में से 200 गाय ले आई। अब प्रियांशी को मेरे टेरिटरी में से भी गाय चाहिए और खुद के वापस जो थे वो 200 भी चाहिए। तो मेरे पास पहले से कितने थे, मान लो 100 है, तो अगर वो रेट डालेगी और वो ले जाएगी तो सारे के सारे 300 ले जाएगी ना अपने पास। तो अगर उसके टेरिटरी में चले गए तो किसके हो गए, प्रियांशी के हो गए। मेरे टेरिटरी में है तो मेरे ही हो गए। ऐसे तो जैसे कि आपने कुछ बात जो आपके टेरिटरी में समझ लीजिए 300 है, उसमें आपने गले में कुछ डाल दिया सिंबल की वो आपका है, कोई और लिख दिया तो आप बोल सकते हैं। मेरा काम ही ये है कि मैं पूरे इस एरिया में क्या करूंगी, अपने सोल्जर्स खड़े करूंगी, वॉरियर्स खड़े करूंगी, ताकि इसके अंदर ही मेरे कैरेक्टर घूम फिर सके। और ये प्रियांशी भी क्या करेगी, अपने कबीले के पूरे टेरिटरी में क्या करेगी, अपने आदमियों को खड़े करेगी। फिर वो लोग सोते नहीं रहेंगे उधर, चाय बिस्किट खा के सो गए, हो गया। उन्हें पहरा देना पड़ेगा, पहरा देंगे ताकि इनके कैटल इनके पास रहे, मेरे कैटल मेरे पास। और यह आज भी होता है वहां पर। आज भी जो मसाई लोग हैं वो एक दूसरे की कैटल को, कौ को चुराने के लिए रेड डालते रहे। पहले के टाइम पर उनका कॉस्ट्यूम देखो कैसा है, अगर पेज 113 पर टेक्स्ट बुक में अगर लाए हो तो देखो, वो लोग हाथ में क्या लिए हैं, स्वॉर्ड लिए हैं, स्पीयर लिए हैं, फिर तीर भाले से अटैक करते थे। लेकिन अब ये लोग भी क्या करेंगे, गन वन से अटैक करेंगे, सोफिस्टिकेटेड टूल्स आ गए इनके पास। ठीक है, क्लियर रेड वाला चीज। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे ना एक बात याद रखो, एल्डर्स और वॉरियर्स इसमें से कौन सा लगता है तुमको ज्यादा इंपॉर्टेंट, कौन सा होगा? नहीं, डिसीजन तो बेटा यही करते हैं ना, तो ये है ना, बाल ऐसे ही सफेद थोड़ी हुए उनके। ऐसा हुआ वो ऐसा नहीं भी करे, और करेंगे तो भी ओवरऑल डिसीजन का किस तरह से कबीले पे इफेक्ट पड़ेगा। उनका डिसीजन कहाँ तक सीमित है, पॉलिटिकल डिसीजन,
लड़कियां तो वैसे भी यहाँ पे कुछ तीर और तोप वगैरह लेके जाती नहीं है रेड वेड कर, सिर्फ लड़के ही करते हैं। लड़कियां वॉरियर नहीं होती थी यहाँ पर, लड़कियों का काम तो बस गाय भैंस को चराने ले जाना, हाँ घर संभालना, दूध वगैरह निकाल के बेच के आना, ये सारा काम वो वॉरियर का काम है। ठीक है, और अगर सब जगह पे शांति है और एक दूसरे के ऊपर कोई अटैक नहीं कर रहा है तो ये वॉरियर भी घर के काम में हाथ बता देंगे। शांति का माहौल है ना, ट्रीटी साइन की है ना कि एक दूसरे के गाय भैंस चोरी नहीं करेंगे, तभी सिर्फ घर के काम में हाथ बटाएंगे, पास्टोरल एक्टिविटीज करेंगे। ठीक है, अगर पता चल गया एक भी गाय इधर से उधर हो गया तो इमीडिएट वॉरियर बन के हाथ में स्वॉर्ड वोर्ड लेके आ जाएंगे, खच मार देंगे फिर, समझे? ओके, तो वॉरियर और एल्डर्स में सबसे इंपॉर्टेंट होते थे एल्डर्स। एल्डर्स सारा डिसीजन लेते थे पॉलिटिक्स के ऊपर, घर में लौकी बनेगी तिंडी बनेगी ये वाले डिसीजन नहीं लेते थे। कौन से डिसीजन लेते थे? पॉलिटिक्स में क्या करना चाहिए, कौन से कबीले को किस कबीले के ऊपर कब अटैक करना है, ये सारे डिसीजन लेते थे। अब देखो पूरी तरह से वॉरियर एल्डर्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, दे डिपेंडेड ऑन एल्डर्स। अगर एल्डर ने कहा कि भाई जाओ जाकर प्रियांशी वाले कबीले पे अटैक करो और उसके गाय लेके आ जाओ, तो फिर वॉरियर चले जाएंगे। लेकिन अगर एल्डर्स ने कहा नहीं नहीं प्रियांशी तो हमारी बेस्ट फ्रेंड है, उसके गाय भैंस को नहीं चुराना, तो फिर नहीं जाएंगे, समझे? सो ऑल डिसीजंस वर टेकन बाय द एल्डर्स। अब इस तरह से इनका पूरा अच्छे से काम चल रहा था। जैसे कि मैंने कहा कि अलग अलग सब ग्रुप्स थे, अलग अलग एरिया में ये लोग रहते थे। तो मान लो ये 5 अलग सब ग्रुप मैंने यहाँ पे मसाइल के आपको दिखाया, इनका अपना एक एल्डर का ग्रुप होता था, अपना ही एक वॉरियर का ग्रुप होता था। लेकिन ये सारी चीजें ब्रिटिश से देखी नहीं गई। ब्रिटिशर्स जब इनके एरिया में आए तो इन्होंने वापस क्या कर दिया, डिवाइड एंड रूल वाला सिस्टम शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि हम आपके वॉरियर आपके एल्डर से बात नहीं करेंगे, हम एक अलग ही चीफ को अपॉइंट करेंगे और हम उसी चीफ से क्या करेंगे, सारी बातें करेंगे। मतलब इनका जो सिस्टम था ना वॉरियर और एल्डर्स का, वो तोड़ दिया किसने? ब्रिटिशर्स। और एक अलग ही आदमी को चीफ करके अपॉइंट किया। तो ये आदमी कौन था, कहां से आया? ये चीफ जो इन लोगों ने ब्रिटिश ने अपॉइंट किया था, वो चीफ इन्हीं लोगों में से एक था, लेकिन वो चापलूस था। चापलूस समझते हो? चापलूस जो ब्रिटिशर्स के हर हाँ में हाँ करे, ब्रिटिशर्स की बात माने, चमचागिरी करे। हाँ, तो ये जो चीफ ब्रिटिश ने अपॉइंट किया था वो इन्हीं लोगों में से था। ये कौन था? ये भी मसाई था, मसाई आदमी ही था, लेकिन वो किसकी बातें मानता था? ब्रिटिशर्स की बातें मानता था। अब ऐसा इन्होंने हर कबीले में कर दिया। यहाँ पे भी अपना एक चापलूस रखा, यहाँ पे भी एक चीफ अपॉइंट किया, यहाँ पे भी, यहाँ पे। और यहाँ पे इनके जो अपने अपने एल्डर और वॉरियर थे, इनका कोई भी इम्पोर्टेंस अब नहीं रहा। यहाँ पे भी जो एल्डर थे वॉरियर थे, इनका इम्पोर्टेंस नहीं रहा, यहाँ पे भी नहीं रहा, यहाँ पे भी नहीं रहा। हर बार कोई भी डिसीजन लेनी थी तो वो किससे बात करते थे? चीफ से, चापलूस से। चीफ से, चीफ लिख किया ना, चापलूस तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, एग्जाम में चापलूस नहीं लिखने का तो ऐसे बैठा है सोचते सोचते चापलूस ही लिख दिया। तो मसाई आदमी होता था, लेकिन ब्रिटिश के हाँ में हाँ मिलाने वाला था, हर जगह उसे अपॉइंट कर दिया। और ये जो एल्डर्स थे, वॉरियर्स थे, इनकी इंपॉर्टेंस क्या हो गई? कम हो गई। अब ब्रिटिशर्स हर बार आते थे तो वो किससे बात करते थे? चीफ से बात करते थे। इसी चीफ को सारा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। एल्डर्स और वॉरियर्स की कोई नहीं सुनता था, कुछ बात उनकी नहीं मानी जाती। अब ऐसे में इन दोनों के ही पोजीशन पर बहुत भारी संकट आ पड़ा था।
एल्डर्स और वॉरियर्स की बात नहीं मानी जाती थी, और चीफ हमेशा जो भी डिसीजन लेता था ना अपने फायदे के लिए लेता, ये अपोजिट में ही होता था और अपने फायदे के लिए लेता था, सेल्फ इंटरेस्ट में लेता था। अब ऐसे में कौन लगता है कौन अमीर होगा, ये चीफ अमीर होगा या एल्डर्स वॉरियर्स और बाकी पेस्टोरल एक्टिविटी? यस ऑफ कोर्स चीफ अमीर होगा। ये क्या बनते गए, ये रिच बनते गए, ये वेल्दी होते गए। यस ज्यादा कम नहीं आई बेटा, उनको सैलरी देने लग गए बिकॉज ब्रिटिश। बैठाया कब, मतलब जब उनको मन किया तब। धीरे धीरे हर टेरिटरी में एक चापलूस आ गए, एक कोई फिक्स्ड ऐसा डेट नहीं है कि हाँ इस दिन चापलूस आए। अच्छी तुम लोग के पीछे पीछे मैं भी चापलूस बोल रही हूँ। ठीक है, ऐसा कोई फिक्स डेट नहीं था, वो धीरे धीरे पूरी सिस्टम को क्या कर दिया, तोड़ दिया और हर जगह पे अपने चीज को। मैंने एक बार एक लाइन था कि जब ऐसे रिच बनते हैं ना ब्रिटिश को सैलरी भी देते हैं, यस उनको जो बचाव करना दे देते तो उनके पास टैक्स का टैक्स भरने वो नेक्स्ट पेज में। इतने अच्छे वाले चापलूस कहाँ मिले तुझे बेटा, दिखा मुझे। ये लेंट, लेंट मतलब अच्छा ठीक है। मेरे को जितना पढ़ रही थी अरे तो अच्छे नहीं है बच्चे, नहीं है ये चापलूस। अब क्या करेंगे, हर चीज अपने सेल्फ इंटरेस्ट में करेंगे, अपना पैसा बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और वैसे भी अमीर बनते भी गए। अब अमीर क्यों बन रहे थे चीज, क्योंकि एक तो इनको फिक्स्ड सैलरी मिल रही थी। कौन दे रहा था ये फिक्स्ड सैलरी इनको, ब्रिटिश दे रहा था। ब्रिटिशर्स चापलूसी कर रहे थे, ब्रिटिश ने उनको सैलरी दी। दूसरा इनके पास खुद के भी तो थे ना पास्टर्स, यानी इनके पास जो पेस्टोरल एक्टिविटी से पैसे आ रहे थे वो भी आने लग गए, उससे भी पैसे आ रहे थे। इनके पास अपने गाय भैंस थे, उससे भी ये लोग कमा रहे थे। अब इन्होंने क्या किया, इतना सारा पैसा आने के बाद कुछ ये अमीर चीफ, ये जो रिच चीफ थे, इन्होंने क्या क्या पता है, इन्होंने गांव में से अपने आप को टाउन्स में शिफ्ट कर लिया, टाउन्स या सिटीज में शिफ्ट कर लिया। मतलब जहां पे वो व्हाइट सेटलमेंट थी ना, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था व्हाइट सेटलमेंट, पैसा जिसके पास होता है वो कहीं भी आ जा सकता है। यस और तो जिसके पास पैसा था उसने जमीन खरीद ली अच्छे अच्छे इलाकों में, व्हाइट्स के इलाकों में, और वहां क्या करने लग गए, वहां पर ट्रेड एक्टिविटीज करने लग गए। मतलब और एक पैसा आ गया, मार्केट में आना जाना शुरू हो गया उनका, उनके पास पैसे थे, उनके रहन सहन की, उनकी लाइफस्टाइल इंप्रूव हुई। उधर अपने बीवी और बच्चों को रखा। देखो जो लीडर है, जो चीफ है, वो अब किधर गया है, टाउन्स में गया, सिटीज में गया, क्या करने गया, ट्रेड करने गया। तो उसने अपने विलेज में अपनी वाइफ को रखा, अपने चिल्ड्रन को रखा, और उनसे क्या कहा, यहाँ पर तुम रह के ब्रिटिश के साथ कोऑर्डिनेट करो। इतना प्रोटेक्शन था, पैसा था, ठीक है, बॉडी गार्ड रख लेंगे, सटर लगा जब चीफ जाता है ट्रेड करने टाउन, तो अच्छा गाइड रहते हैं उनको एक का सैलरी मिलता है। यस, और ट्रेड करने के लिए कौन सा महीना भर वो रहने वाले उधर, एक दो दिन हो सकता है, हफ्ते में चला जाए, जो भी प्रोड्यूस आया है बेच कर वापस आ जाएगा। यस, हमेशा तो नहीं रुकेगा। पता है सिटीज में ही तो मार्केट लगती है ना। अब तुम्हारे पास मान लो मोबाइल फोन है, तुमको बेचना है तो तुम किधर बेचोगे, गांव में तो तुमसे कोई नहीं खरीदेगा। गांव में जहाँ पे तुम मोबाइल फोन बेचने जाओगे वहां पे उतना पैसा तो किसी के पास होगा ही नहीं कि वो खरीदेगी, तो तुम किधर जाओगे, सिटी एरिया में।
लैंड खरीदा ऐसा नहीं बोल रही हूँ, हाँ वो लोग सिटी एरिया में जाकर अपना ट्रेड शुरू करे, उतना ही। तो वो वाइफ लेके जाती थी ना बेटा, वाइफ एंड चिल्ड्रन किसको लेके जाते थे, कैटल्स को, पैस्टोरलिस्ट एक्टिविटीज को वाइफ एंड चिल्ड्रन कंटिन्यू रखते थे। और अगर इनके एब्सेंस में ब्रिटिश आ जाए तो उनके साथ कोऑर्डिनेट भी कर लेते थे। ओके, तो कितने सारे इनकम सोर्सेस हो गए देखो यहाँ पर। एक तो ब्रिटिशर ने सैलरी दी, वो आ रहा है, बीवी बच्चे पैस्टोरल एक्टिविटीज संभाल रहे हैं, ये लोग जाकर शहर में क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं। और एक चीज कर रहे थे, जो भी पुअर थे, पुअर पैस्टोरलिस्ट थे, वो उनको अपनी जमीनें क्या करते थे, लैंड कर देते थे, उसका भी उनको क्या मिलता था, रेंट। वो उन्हें क्या करते थे, मनी लोन पे देते थे, लेबर, यस, और उस पर से इंटरेस्ट कमाते थे। तो अमीर पैस्टोरलिस्ट यानी ये चीफ, इनके पास 4-5 आ गए अलग अलग सोर्सेस ऑफ इनकम, तो ये ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। और जो गरीब पैस्टोरलिस्ट है वो क्या हो रहे हैं, और भी ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? कुछ डाउट है? अगर कोई किसी के बच्चे या बाहर तो ट्रेड के लिए नहीं जाएंगे, फिर वो नहीं जाएंगे, ऐसा तो बहुत कम ही होता है, उनमें हर कोई शादी कर लेते। तो अब ये क्या करते थे, अब इनके पास पैसा ज्यादा आ रहा है, तो वो गरीब जो थे पैस्टोरलिस्ट, उनसे क्या करेंगे, एनिमल्स खरीद लेंगे, एनिमल्स परचेस कर लेंगे और अपने आप को और ज्यादा अमीर बनाएंगे। लैंड परचेस कर सकते हैं और उससे भी ज्यादा अमीर बन गए। यस, वो लोग ब्रिटिशर्स चीफ का सब नहीं लेते, उसको चीफ बना के रखा है, तभी तो इन लोगों की दाल गल रही है ना बेटा। अगर ब्रिटिश ने इस चीफ को हटा दिया तो बाकी सब चीफ भी अलर्ट हो जाएंगे, फिर उनको भी लगेगा यार इस चीफ के साथ धोखा हुआ तो हमारे साथ भी धोखा हो सकता है। कौन किसके साथ मिलते हैं? हाँ, मिलकर हमला कर सकते थे। तो कभी भी ब्रिटिश ने किसी भी चीफ को चीफ नहीं किया, ठीक है? क्या परेशान हो रही है, ये चीफ और एल्डर कब निकलेंगे? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया है, पुअर पैस्टोरलिस्ट का तो और भी बहुत मुश्किल हो रहा था, उनके पास पैसे नहीं थे तो वो अपने एनिमल्स बेच रहे थे, अपनी जमीनें बेच रहे थे, और फिर उनको क्या करना पड़ रहा था, सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं और जाकर कुछ और काम ढूंढना पड़ रहा था इंडिया में। यस, तो वो क्या काम करने लगे बेटा, कोल बर्नर का काम करने लगे। तो कहीं किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे हैं, लेबर बन गए। कोल बर्नर का मतलब जो इंजन में कोल डालना पड़ता है तभी जाके कोल बर्न होगा तो इंजन चलेगी, वो काम वो करने लग गए थे। तो ऐसा करके पूरा जो इनका सेटअप था ना पहले एल्डर्स और वॉरियर का, इस सेटअप को किसने खराब कर दिया, ब्रिटिशर्स ने खराब कर दिया। और अमीर कौन बनते गए, सिर्फ चीफ अमीर बनते गए, और पुअर पैस्टोरलिस्ट तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर कोल बर्नर और कंस्ट्रक्शन साइट या रोड बनाने के साइट्स पर काम करने लग गए। अब फिर वो उधर भी आए होंगे ना? नहीं, उधर नहीं आए बेटा, वो तो प्राइवेट, हाँ वो तो उनके लिए ही काम कर रहे थे ना, कोल बर्नर और जो कंस्ट्रक्शन साइट पर, उधर नहीं परेशान। अब कंक्लूजन देखते हैं, लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। कंक्लूजन में देखो ये बताया गया है कि आज के डेट में भी हमारे पास फिर भी पैस्टोरलिस्ट तो है, ऐसा तो है नहीं कि पूरी तरह से पैस्टोरलिस्ट क्या हो गए, मिट गए या बर्बाद हो गए। इवन ऑन टुडेज डेट वी हैव पैस्टोरलिस्ट लिविंग विद अस। ये एक ऐसी ऑक्यूपेशन है जो इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स दैट दे हैव फेस्ड, फिर भी ये अपने ऑक्यूपेशन को कंटिन्यू करके रखते हैं। अब और क्या दिया कंक्लूजन में, होंगे ना बेटा, क्यों नहीं होंगे? वो देखो यहाँ पे 115 पेज नंबर पर एक पिक्चर दिया है आपको, जिसमें 2-3 ट्रक जा रहे हैं रास्ते पर, और उसी रास्ते पर शीप का झुंड निकल के आ रहा है। एक रायका शेपर्ड जयपुर के हाईवे पर अपने शेपर्ड्स को लेकर जा रहा है, ठीक है?
तो ये इमेज से आपको पता चलता है कि कितने सारे लोग अभी भी इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो चाहे कितना ही मॉडर्निटी आ जाए, मॉडर्निज्म आ जाए, लोग अपने ट्रेडिशनल रूट्स को नहीं छोड़। इन्होंने प्रेशराइज किया है गवर्नमेंट को कि इन्हें सब्सिडी दे और इनकी जिंदगी बेहतर हो। गवर्नमेंट सब्सिडी का मतलब पता है क्या होता है? गवर्नमेंट से हेल्प लेना, पैसों की हेल्प लेना गवर्नमेंट से। यस, अपने कैटल को और अपने पास्चर्स को बचाने की भी इन्होंने बहुत सारी कोशिशें की है। इसके अलावा इन्होंने और क्या किया है बेटा? बहुत सारे एनवायरमेंटलिस्ट भी आजकल इनके साथ में है। और ये एनवायरमेंटलिस्ट क्या कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे एरियाज है जहाँ पे आज भी पास्टोरल एक्टिविटी ही करोगे तो वो एरिया क्या रहेगी? अच्छी रहेगी। Yes, so many pastoralists have supported these pastoral activities. इसके अलावा बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने भी कहा है कि मान लो अगर कोई ऐसी जगह है जो वो स्टिपी वाली जगह पढ़ी थी हमने पिछले क्लास में, ड्रॉट एरियाज होते हैं जिसमें पूरी खुली जमीन है, एक का दूध का पेड़ है यहाँ वहाँ और थोड़े से श्रब ग्रो होते हैं। तो ऐसे एरिया में आप कोई बाजरा ज्वार तो ग्रो नहीं कर सकते हो, राइस वाइस ग्रो नहीं कर सकते हो। तो ऐसे में फाइनेंस या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या बेहतर रहेगा? पास्टोरल एक्टिविटी करना ही बेहतर रहेगा। ठीक है, ऐसे फ्यूचर में जैसे ईयर्स बढ़ते जा रहे हैं वर्ल्ड पूरा एकदम एडवांस तो पैसे में कोई अफेक्ट नहीं करेगा ना। हाँ, और वो एरिया भी ज्यादा डेवलप नहीं होगा कि वही रहेगा। ऐसा जरूरी है? आप डेवलपमेंट को किस नजरिए से देखते हो? मान लो एक आदमी सुबह में डॉक्टर का काम कर रहा है लेकिन शाम को वो भैंस और गाय को चराने ले जा रहा है, उसकी मर्जी है, उसको कौन रोकेगा? अगर उसके पास एमबीबीएस की डिग्री है तो हम भी बीमार पड़ेंगे तो जाएंगे ना उसके पास दवा लेने के लिए। तो उसको 2 ऑक्यूपेशन हो गए। शाम को वैसे भी इवनिंग वॉक करने जाता था, उसके बदले 2 गाय बछड़े को भी ले जाएगा अपने साथ। सो अपने सोच को हम किस तरह से ब्रॉड रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पास्टोरलिस्ट को सब कुछ छोड़ छाड़ कर ही डॉक्टर इंजीनियर बनना है। वो भी आगे जा सकते हैं जिंदगी में, वो भी बड़े बड़े कोर्सेज कर सकते हैं, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर चाहे, हाँ अगर चाहिए तो वो ट्रेडिशन के साथ भी स्टिक कर सकते। इट्स अप टू देम, वो उन्हें डिसाइड करते हैं। कोई ट्रेडिशन में कोई मुनाफा भी होता है। यस बेटा, अगर सब लोग यही सोचेंगे कि हमको भी डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है, तो फिर गाय भैंस बछड़े को कौन चराएगा? अब हम आगे बढ़ते हैं वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। सिविक्स जाओ जाओ। इस क्लास में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन सॉरी हुआ है, हो गया है ना? लिख लिया? हाँ ले लो, नो प्रॉब्लम, कभी भी जब तुम लोग बोलोगे तब। पिछले बार लिया था ना तो मतलब पॉसिबल नहीं हुआ था। तुमको अभी डाउट है क्या कुछ? ऐसा नहीं तो ये मंडे को एग्जाम है ना, कुछ डाउट तो ले लो, मैं संडे भी फ्री हूँ, मैं आपको पढ़ा सकती। संडे को कभी भी जब तुम्हें चाहिए। ठीक है, हाँ लेकिन पहले परमिशन ले लेना हर्षा मैम से या यहाँ बैठी रहती है मैम से, उनसे परमिशन ले लो। लेट्स स्टार्ट विद वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अब जब हम इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो कौन से 3 बेसिक इंस्टीट्यूशन है बच्चों हमारे इंडिया में? कौन बोल रहा है?
इस चैप्टर में, लेजिस्लेचर। जब मैं लेजिस्लेचर बोलती हूँ तो कौन क्या आता है दिमाग में? पार्लियामेंट आता है, यस और नो? एग्जीक्यूटिव बोलती हूँ तो कौन आता है? गवर्नमेंट आती है, शायद गवर्नमेंट आती है। और क्या आता है? क्या हुआ? गवर्नमेंट किधर आता है? हाँ, कोर्ट आता है, करेक्ट। सारे कोर्सेज के अंदर डालते हैं, एग्जीक्यूटिव में गवर्नमेंट आता है, करेक्ट। तो बेसिकली इन तीनों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जब मैं लेजिस्लेचर कहती हूँ ना, तो पार्लियामेंट आता है, वो सही है, सही बात है, लेकिन आपका लेजिस्लेचर भी दो तरीके का है। लेजिस्लेचर दो तरीके का कैसे? एक तो है आपका पार्लियामेंट, वो किस लेवल पर काम करता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, यानी पूरे नेशन के लेवल पर काम करता है। पार्लियामेंट ने अगर ये कानून बना दिया कि शादी से पहले कोई किसी से दहेज नहीं लेगा, तो ये दहेज न लेने वाला कानून पूरे कंट्री में एप्लीकेबल हो जाएगा, यस और नो? सो ये कंट्री लेवल पे पार्लियामेंट लॉज बनाता है। तो फिर स्टेट लेवल पर भी एक चीज है जो लॉज बनाती है। तो स्टेट लेवल पर कौन कानून बनाता है बेटा? विधानमंडल। विधानमंडल दो तरीके के होते, एक है आपका विधानसभा और दूसरा क्या है बच्चों? हाँ, पढ़ा है मैंने भी। इसे क्या कहेंगे आप? असेंबली कहते हो ना, लेजिस्लेटिव असेंबली। और इसे क्या कहोगे? लेजिस्लेटिव काउंसिल। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? विधानसभा इंपॉर्टेंट। ओके, अब पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट में क्या आता है? पहले आता है आपका लोकसभा, यस और नो? पार्लियामेंट में लोकसभा आता है, और फिर क्या आता है? राज्यसभा आता है। पार्लियामेंट में एक और चीज भी है, इन दोनों के अलावा एक चीज भी है, वो कौन है? वो है आपके प्रेसिडेंट। लेकिन इनके बारे में हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे कि ये क्यों इस सेंट्रल पार्लियामेंट के लेवल में आते हैं। लोकसभा के लोगों को क्या बोलेंगे आप? कुछ नाम वाम दो ना। लोअर हाउस, लोअर हाउस है, ठीक है, लेकिन लोअर हाउस के मेंबर्स को क्या बोलोगे? पहले बताया, एमएलए इधर आते, एमएलए इधर आते, ये भी एमएलए, ये भी एमएलए इधर। एमए, एमए का एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और एमएलए का फुल फॉर्म? मेंबर ऑफ असेंबली, करेक्ट। अब एग्जीक्यूटिव में कौन? अच्छा, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट में, अच्छा वो तो सही है, लेकिन गवर्नमेंट भी देखो ना, दो तरीके की होती है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी कौन होता है? नहीं, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंट्रल लेवल पे होता है, स्टेट लेवल पे सीएम। सेंट्रल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर से पहले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, मतलब नॉमिनल हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट, करेक्ट। प्रेसिडेंट जो काम सेंट्रल लेवल पे करता है, वही काम स्टेट लेवल पे कौन करता है? नहीं, नहीं, कौन कौन? गवर्नर, 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 समझ रहे हो? गवर्नर कौन है महाराष्ट्र का, बता चल।
कौन है गवर्नर? एकनाथ शिंदे। वो तो सीएम है। गवर्नर कौन है? वो डेप्यूटी सीएम है, देवेंद्र फडणवीस। वो मिनिस्ट्री संभालते हैं। कौन है? कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। और सीएम है एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के। और प्रेसिडेंट इंडिया के कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और इंडिया के पीएम इनको नहीं भूलने का, नरेंद्र मोदी। अपने आप को भूल जाओ चलेगा, लेकिन पीएम को नहीं भूलने। अच्छा, तो सेंट्रल लेवल पर पीएम है, प्रेसिडेंट है जो एग्जीक्यूटिव में आता है। पीएम क्या होते हैं बेटा? पीएम ना रियल हेड होते हैं। पीएम होते हैं रियल हेड, लेकिन प्रेसिडेंट होते हैं नॉमिनल हेड। यानी सारे फैसले कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है। लेकिन प्रेसिडेंट क्या करता है? बस हाँ ना साइन करने का। ना तो करता ही नहीं है प्रेसिडेंट के पास, ना बोलने के ऑर्डर्स नहीं होते। हाँ, या तो हाँ, बस प्रेसिडेंट का उतना ही काम। इसी तरह स्टेट में सीएम सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। गवर्नर को भी सीएम की बातें माननी पड़ती, वो नॉमिनल हेड। इसके अलावा सेंट्रल लेवल पे पीएम को असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। कौन होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन कौन होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरे होते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, और तीसरे आते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर। तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आ गए? पीएम, प्रेसिडेंट, सेंट्रल यानी नेशनल लेवल की बात करूं, नेशनल लेवल पर कौन है? पीएम है, प्रेसिडेंट है। पीएम के अंडर कौन आते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 3 टाइप के हैं, एक तो कैबिनेट, दूसरा होता है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, तीसरा होता है डेप्यूटी मिनिस्टर। आपको बोलते हैं दोनों में। अब जुडिशरी की बात करें, जुडिशरी में सबसे बड़ा वाला कोर्ट कौन है? कौन सा? सुप्रीम। और उसके बाद हाई कोर्ट। हर स्टेट के पास अपना होता है हाई। और उसके बाद कौन क्या है? सबऑर्डिनेट कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट। जो भी लॉ सुप्रीम कोर्ट अग्री करती है तो लग रही है कि अब से एग्री होगा। जैसे कि वो जो गर्ल्स का 21 एज के बाद सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट अथॉरिटी है। तो समझ में आया ओवरऑल हमारी देश की सरकार कैसे काम करती है। बनाया ना तूने ये? नहीं बनाया ना? जल्दी जल्दी बनाओ ये।
यहाँ पे जो मैंने ब्लू में मार्क कर दिया ना, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले डिटेल, ठीक है। हो गया लिखकर? अब मैं ये रेस कर रही हूँ। अब मान लो पिया अमेरिका में बैठी है। किधर बैठी है? अमेरिका। वो इंडिया की तरफ देख रही है। क्या कर रही है वो? इंडिया की तरफ देख रही है। तो इंडिया दिया को दो तरीके से दिखाई देगा। एक, इंडिया उसे एज अ कंट्री दिखाई देगी, करेक्ट। और दूसरा, इंडिया दिया को एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट की तरह दिखाई देगा। आसान भाषा में कहूँ तो एक तो उसको क्या दिखाई देगा? एक तो दिया को एक कंट्री की तरह दिखाई देगा, मतलब उसको यहाँ के माउंटेन्स दिखाई देंगे, यहाँ के पीपल दिखाई देंगे, यहाँ की लैंड दिखाई देगी, यहाँ का स्काई दिखाई देगा, पूरा ज्योग्राफिकल, पूरा कंट्री, पूरी लैंड, पूरे लोग, पूरे इंडियंस, सारे इंडियंस दिखाई देंगे, सभी इंडियंस। और दूसरा, दिया को क्या दिखेगा? यहाँ का पार्लियामेंट, यहाँ का बीजेपी गवर्नमेंट, यहाँ के मोदी जी, यहाँ के कांग्रेस पार्टी, करेक्ट, ये सब दिखाई दे। तो अगर मैं कहूँ कि इंडिया एज अ कंट्री, इसका हेड कौन है? तो इंडिया एज अ कंट्री का हेड होता है प्रेसिडेंट। लेकिन इंडिया एज अ गवर्नमेंट, इसका हेड कौन हो गया? प्राइम मिनिस्टर। गवर्नमेंट बदलती है, यस और नो, लेकिन कंट्री कभी नहीं बदलती। प्रेसिडेंट बदलता है लेकिन कंट्री नहीं बदलती, यस और नो। कंट्री बदलती है क्या? इंडिया फैल के मोटा हो जाता है क्या? नहीं। प्रेसिडेंट सबसे हाईएस्ट फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। सभी इंडियंस में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडियन कौन होगा इंडिया के लिए? प्रेसिडेंट। इज द फर्स्ट।
हाँ मैं वही ना, हाँ बोलता है तो हाईएस्ट लीडर्स को बोलते हैं, तो उल्टा तो सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर को कंट्रोल में रखते हैं, तो हाँ या ना और मना लाइक डिकंसिडर किया था, नहीं तो नहीं बोलेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले B.R. अम्बेडकर पे शिकायत लगानी पड़ेगी कि भाई तुमने हमारे प्रेसिडेंट को कम पावर्स क्यों दिए, कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। फिर आगे जब हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिडेंट नॉमिनल, मतलब ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसा कानून कर दिया गया। अब देखो जो हेड होता है, हाँ जो मैंने इस क्लास में कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट हेड प्रेसिडेंट सांसद है, ठीक है इस क्लास में। और फिर अगर मैंने कहा कि इस क्लास में डिसीजन मेकिंग पावर तविश के पास, तो कौन ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, सारे डिसीजन तो वो लेगा। ये क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कौन है, हेड है, क्योंकि हाँ तो रीड कर सकते। ऐसा क्यों किया मैंने, ताकि दोनों के मन में घमंड ना आए। जैसा अगर मैंने डिसीजन मेकिंग पावर्स भी सांसद को दे दी और मैंने कहा कि क्लास का हेड भी सांसद है, तो फिर अगले दिन से सांसद वन प्लान पे आ जाता और कहता मैं इस क्लास का क्या हूँ, राजा हूँ, राजा। लेकिन अगर नहीं, बस ना डिसीजन कौन लेगा, तविश। तो अब डिसीजन लेने वाले तविश को भी घमंड नहीं हो सकता क्योंकि राजा है। मैं भी नहीं घमंड करता हूँ, नहीं घमंड करता हूँ। Got it? Yes, power is divided. Yes, power divide कर दिया और जो हेड होता है हेड के पावर्स को क्या करते हैं, डिवाइड। हम एक प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत सारे रूल्स हैं। यस, कोई घमंड नहीं आएगा नहीं, क्योंकि 5 साल बाद इसकी गवर्नमेंट बदलने वाली है, इलेक्शन होने वाला है। समझ रहे हो, बेसिकली मैं ये समझाना चाहती थी कि एक कंट्री के लिए, स्टेट के लिए, एक इंडियन सोसाइटी के लिए हेड कौन है, प्रेसिडेंट। और गवर्नमेंट के लिए जो इंस्टीट्यूशन है, आपका एग्जीक्यूटिव वाला इंस्टीट्यूशन है, पूरी जो मिनिस्ट्री है, अलग अलग काम कर रहा है, उसके लिए हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर। सारा डिसीजन कौन लेगा, ये प्राइम मिनिस्टर सारे डिसीजन लेंगे। लेकिन दुनिया के सामने हेड कौन होगा, प्रेसिडेंट। जो भी डिसीजन प्राइम मिनिस्टर लेता है वो किसके सिग्नेचर के बिना, प्रेसिडेंट। मतलब तविश ने डिसाइड किया कि इस क्लास में एक और एसी लगाई जाएगी, लेकिन वो इस वाली बात अप्रूव तब तक नहीं होगी जब तक प्रेसिडेंट सांसद उसे साइन नहीं करेगा, और साइन उसे करना ही पड़ेगा क्योंकि आप सबने क्या किया, डिसाइड किया ना कि एसी तो चाहिए, पीपल्स पावर। यस और नो? प्रेसिडेंट को अगर लगवाना नहीं है तो वो उसके हिसाब से नहीं लगवा सकता, नहीं उसके हिसाब से नहीं, उसको सारी बातें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और पीएम से पूछ के ही करनी पड़ेगी। प्रेसिडेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकता। कौन करेगा लॉ इंट्रोड्यूस, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में कौन बैठे हैं, एमपी, एमएलए, हमने ही इलेक्ट किए हुए लोग हैं। वो लोगों के खिलाफ कोई डिसीजन कैसे ले सकते हैं? फिर अगली बार जब वोटिंग होगा क्या हम लोग वापस उनको जाके वोट करेंगे? नहीं, समझ रहे हो, इसलिए लोग इतने डरते हैं। अब आते हैं केस स्टडी के ऊपर। आई थिंक ये सारी बातें अब आप लोगों को क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं केस स्टडी। केस स्टडी एक चीज आपको दी गई है यहाँ पर। केस स्टडी में एक ऑफिस मेमोरेंडम पास किया गया है। ऑफिस मेमोरेंडम में लिखा गया है कि 27% सीट्स रिजर्व कर दिए जाएंगे रिजर्व कैटेगरी के लोगों की, और इस कैटेगरी का नाम है SEBC, सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। बोलो। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। कौन सी बिल आज तक कोर्ट में पास हुई है, लाके दिखाओ। बिल हमेशा लोकसभा में पास होगी, फिर उसके बाद राज्यसभा में पास होगी, 2/3 मेजोरिटी चाहिए दोनों के लिए, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट एसेंट होगा, मतलब साइन होगा, और उसके बाद वो लॉ बन जाएगा। फिर टैक्स की मिनिस्ट्री अलग है,
डिपार्टमेंट ऑफ टैक्स एंड कस्टम्स ड्यूटी। वैसे जो मैरिज का हुआ था 21, लेकिन कोर्ट का एफिडेविट की जरूरत नहीं है। इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। इम्प्लीमेंटेशन देखो हर जगह पे अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन जो लॉ बनाने की बात होती है वो प्रेसिडेंट के सिग्नेचर मिलते ही लॉ बन जाता है। लेकिन मान लो लॉ ही गलत बनाई गई हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है। मान लो पूर्णा और सार्थक दोनों पार्लियामेंट में बैठे, वहां बैठकर इन दोनों ने लॉ बनाया कि रात के 12 बजे के बाद कोई इंडियन बात नहीं करेगा, मुंह बंद रखेगा। तो भाई ये तो अजीब सा लॉ है, ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट कर रहा है। तो तुम्हारे लोकसभा से भी बिल पास हो गया, तुम्हारे राज्यसभा से भी बिल पास हो गया, और मैं हूँ प्रेसिडेंट, मैंने कागज पढ़ा ही नहीं, मैंने ऐसे ही साइन करके दे दिया, और वो अभी एक लॉ बन गया है कि रात के 12 बजे के बाद कोई बात नहीं करेगा। ऐसे में एक आदमी ने सड़क पर रात के 12 बजे को बात की तो पुलिस ने उसको पकड़ लिया, वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास और कह सकता है भाई मेरा तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो वायलेट हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि हाँ ये तो सही में गलत है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो सबके पास है, फिर रात के 12 बजे को क्यों इस टाइम पर कोई काला मुहूर्त लगता है क्या जो बात नहीं कर सकते, हर समय पे होना चाहिए। तो वो इस लॉ को क्या कर देगा, नल एंड वॉइड निकाल देगा इस लॉ। प्रेसिडेंट का क्या, कुछ नहीं, देखता रहेगा क्या कर सकता है प्रेसिडेंट, तो उसकी गलती नहीं है। समझे। अब आते हैं केस स्टडी के ऊपर। अब और कोई एक्स्ट्रा डाउट्स नहीं, एक्स्ट्रा सारे डाउट्स अब एक्स्ट्रा क्लास लगाओ और उसमें करना। हम ये वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन चैप्टर कभी खत्म नहीं। केस स्टडी, केस स्टडी में देखो एक केस दिया है आप लोग। केस क्या है, 13 अगस्त 1990 को एक ऑफिस मेमोरेंडम पास हो जाता है। ऑफिस मेमोरेंडम यानी ऑर्डर पास कर दी गई है। इस ऑर्डर का एक नंबर भी दिया गया है 36012/31/90, डेटेड 13/8/1990। आप लोग अपने मॉड्यूल या अपने टेक्स्ट बुक में देख रहे हो, इस बात की उम्मीद करती हूँ मैं। फिर इस ऑर्डर को साइन किसने किया है, जॉइंट सेक्रेटरी नाम के आदमी ने साइन। जॉइंट पेज नंबर क्या है, पेज नंबर बेटा 66 है। क्या जॉइंट सेक्रेटरी ने इसको साइन किया। अब देखो जैसे ही मैंने लिखा था एग्जीक्यूटिव वाले पार्ट में, एग्जीक्यूटिव वाले पार्ट में मैंने क्या लिखा था, एग्जीक्यूटिव के हेड मैंने पीएम लिखा था, प्रेसिडेंट लिखा था, पीएम के अंडर आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लिखा था, यस। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी 3 पार्ट्स कर दिए। तो उसमें से जो सबसे पहला पार्ट होता है ना कैबिनेट मिनिस्ट्री वाली, ये कैबिनेट मिनिस्ट्री में अलग अलग तरीके के डिविजन्स होते हैं। एक मिनिस्ट्री आगे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में बट चुकी रहती है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, और हर डिपार्टमेंट को एक आदमी हेड करता है। वो हेड करने वाले आदमी को आप क्या कहेंगे, जॉइंट सेक्रेटरी। समझ में आया जॉइंट सेक्रेटरी कौन है। मिनिस्ट्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर कैबिनेट आता है, कैबिनेट मिनिस्टर के पास मिनिस्ट्री होती है। मिनिस्ट्री कैसी कैसी हो सकती है, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए, एक तो फाइनेंस देखेगा, एक तो पब्लिक अफेयर्स वाला फाइनेंस देखेगा, एक कॉर्पोरेट अफेयर्स वाला फाइनेंस देखेगा, यस। तो ये सारे क्या हो गए, अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए। इन डिपार्टमेंट के हेड को क्या कहेंगे, जॉइंट सेक्रेटरी। ये जॉइंट सेक्रेटरी कैसे इलेक्ट होता है, ये एक एग्जाम को पास करके या तो आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर या आईआरएफएस ऑफिसर, ये सारे एग्जाम्स क्लियर करने के लिए कौन सी एग्जाम देनी पड़ती है, यूपीएससी। यूपीएससी एग्जाम देकर ये जॉइंट सेक्रेटरी बने होते हैं। समझ रहे हो तुम लोग। ये जॉइंट सेक्रेटरी के सिग्नेचर के बिना कोई भी ऑफिस मेमोरेंडम पास नहीं हो सकता। अब मेमोरेंडम क्या है, मेमोरेंडम मतलब ये ऑर्डर,
किसका ऑर्डर है ये? गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं, जरा भी पावर नहीं। सारा डिसीजन किसने लिया? पार्लियामेंट ने लिया। पार्लियामेंट ने किसने लिया? लोकसभा ने लिया, राज्यसभा ने लिया। प्रेसिडेंट ने कहा कि हाँ तुम लोगों ने लिया हुआ डिसीजन सही है, लेकिन यहाँ तक का काम क्या हो गया? लॉ बनाने का काम हो गया यहाँ। ओके, पर अब लॉ को इम्प्लीमेंट भी तो कराना है। तो इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो ऑफिस मेमोरेंडम या ऑर्डर टाइप साइन करने का काम होगा वो इस जॉइंट समझ रहे हो? प्रियांश की नहीं समझी। तो लाइक पावर डिवाइड के तो छोटे छोटे काम के लिए लोकसभा राज्यसभा ने कानून बना दिया। क्या कानून बनाया? कि हर आदमी के पास आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड सबके पास होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन। तो ये रूल तो बन गया, पार्लियामेंट सिग्नेचर कर दिया प्रेसिडेंट ने। अब इसको रूल बनाना भी तो पड़ेगा ना। क्या पार्लियामेंट में रूल करने के बाद बस कॉन्स्टिट्यूशन को बंद करके रख दोगे? इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। प्रियांशी तेरे पास आधार कार्ड है, तो कैसे आया वो आधार कार्ड तेरे पास? कोई तो आया था ना जो तेरे फिंगरप्रिंट्स ले रहा था, तेरी आंखों का रेटिना ले रहा था, तेरा फोटो खींचा। वो क्यों कर रहा था? वो आके बनाने के लिए, और उसको ऐसा करने के लिए किसने बोला? जॉइंट सेक्रेटरी। अब समझे? तो रूल किसने बनाया कि आधार कार्ड बनना चाहिए करके? रूल बनाया पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने रूल बनाया। फाइनली रूल कब बन गया? जब उसको प्रेसिडेंट ने सिग्नेचर किया। लेकिन वो रूल इम्प्लीमेंट कब हुआ? यानी तेरे फोटो कर आधार कार्ड के लिए फिंगरप्रिंट्स लेने का काम शुरू हुआ, तब वो इम्प्लीमेंटेशन। जॉइंट से बोला कि ऐसा हो सकता है। जॉइंट सेक्रेटरी को बोलने की इजाजत नहीं है, वो बस कागज पे लिखेगा, साइन करेगा। यहाँ पे पॉकेट बहुत सारे हैं। जैसे प्रेसिडेंट पॉकेट है, सारे काम कैसे करता है? पीएम की बात मानकर करता है। वैसे जॉइंट सेक्रेटरी या आगे भी जितने भी आप लोग डिपार्टमेंट्स के हेड देखोगे, वो सिर्फ ऊपर से आए हुए ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं। प्रेसिडेंट की तो नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ किधर नहीं, पार्लियामेंट में बन गया। ये सिर्फ हाँ यस सर बोलेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। तो क्या हुआ? यूपीएससी पास करो या नरक जाके स्वर्ग से पास होके आ जाओ, कोई कुछ नहीं पूछेगा तुमको। यहाँ पे किसकी चलती है? मंत्रिमंडल की चलती है इंडिया में। हमारे मंत्री जी कौन है? पीएम मोदी। उन्होंने बोल दिया चाय में मसाला डाल के पियो, तो सब चाय में मसाला डाल के ही पियेंगे। समझे? उन्होंने कह दिया नहीं आज दिन नहीं रात है, तो सब रात ही बोलेंगे। तो जॉइंट सेक्रेटरी का काम क्या है? बस साइन करके मेमोरेंडम बनाना, ऑर्डर इशू करना। क्योंकि इस डिपार्टमेंट जॉइंट सेक्रेटरी है ना, इस डिपार्टमेंट में सिर्फ अकेला जॉइंट सेक्रेटरी को काम नहीं कर रहा होगा। झाड़ू का पोछा करने वाली आदमी अलग होगा, फिर जो पेपर वर्क संभाल रहा है वो आदमी अलग होगा, क्लर्क अलग होगा, मीटिंग करने वाला मैनेजर अलग होगा। वो सब तो किसकी बात मान रहे हैं? जॉइंट सेक्रेटरी की बात मान। लेकिन ये जॉइंट सेक्रेटरी किसकी बात मानेगा? पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट में जो कुछ भी बन के लॉ आ गया है, इसको इम्प्लीमेंट कराने का इन डिपार्टमेंट के हेड्स की जिम्मेदारी होती है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने इस मेमोरेंडम या ऑर्डर को क्या किया है? साइन किया है। साइन करके इसे लॉ बना दिया, इसे इम्प्लीमेंट करा दिया। और ये कौन से डिपार्टमेंट की हम अभी इस समय बात करें? पहले तो मिनिस्ट्री होती है ना, मिनिस्ट्री सबसे हाई लेवल की होती है। तो मिनिस्ट्री यहाँ पे कौन सी है जिसकी हम बात कर रहे हैं? वो मिनिस्ट्री है पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। इस मिनिस्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट्स, जैसे कि अगर एक डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे आपको दिया गया है, वो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग।
और कौन सा दूसरा डिपार्टमेंट है इसमें, कौन बताएगा मुझे? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। क्या कुछ सीबीआई पता है, क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो भी इस मिनिस्ट्री में आती है। और एक डिपार्टमेंट है वो है सीबीआई। यस, सीबीआई क्या करेगी, किसी का खून हो गया तो उसे जाकर इन्वेस्टिगेट करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल सुशांत सिंह राजपूत, इसको मुफ्त में काम करेगी बेटा। हाँ, पैसे तो इसको कोई नहीं देता, इसको सरकार देती है पैसे। तुमको चाहिए नहीं चाहिए का पूछ रहा है। अगर केस में सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, कोर्ट ने कह दिया कि सीबीआई जाओ करो इन्वेस्टिगेट, करेगा। बिना कोर्ट के नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं है। अगर पुलिस को किसी तरीके से सीबीआई की मदद चाहिए तो वो भी मांग सकते हैं। केस इतने हाई लेवल का होना चाहिए। किसका? बहुत हाई लेवल का। सुसाइड दिखाया गया, सुसाइड नहीं था, मर्डर। करेक्ट, यू आर करेक्ट। लेकिन सीबीआई ने तो बता, हमने बहुत काम किया, लेकिन हमें कोई सुराग नहीं मिला मर्डर का। सारे सुराग तो फिर भी क्या कहते हैं, एविडेंस। हाँ, एविडेंस नहीं मिला तो फिर जो एविडेंस मिला है उसी के हिसाब से जो केस बनता है बनता है। अभी अगर मिल गया कोई सुराग तो फिर से केस रीओपन कर देंगे। फिलहाल तो केस क्लोज, लेकिन टेम्पररी क्लोज, मतलब कभी भी कोई भी एविडेंस नहीं, क्योंकि कुछ ऐसे, हाँ, वो जो गले में फंदा डाला था, अगर मर्डर होता तो वो, अगर सुसाइड होता तो इस तरह जाता ना, फांसी लगाने वाला आदमी रस्सी को ऐसे रखेगा, लेकिन रस्सी ऐसे थी, ऐसे, मतलब किसी ने पीछे से खींचा। मतलब पता नहीं चला कौन, कितने साल, 2-3 साल तो हो ही गए। अब चलो सुशांत सिंह को छोड़ो, यहाँ पे आ जाओ वापस। अब हम जिस मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट की बात करें, हम तो मिनिस्ट्री किसकी बात करें, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड कमीशन की बात करें। उसमें से इस वाले डिपार्टमेंट की बात करें, इस वाले डिपार्टमेंट में जो जॉइंट सेक्रेटरी है ना, उन्होंने क्या किया है, ये मेमोरेंडम साइन कर दिया है। समझ रहे हो, ये सब हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बस यही हमारे सिलेबस का हिस्सा है। लेकिन ऐसी मिनिस्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये बताने के लिए मैंने ये सारा लिखा है आपके, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड पर्सनल की जो हेड है, जॉइंट सेक्रेटरी है, उन्होंने मेमोरेंडम साइन कर दिया, ऑर्डर साइन कर दिया। इसमें क्या हो गया, इसमें सभी SEBC नाम की कैटेगरी में आने वाले लोगों 27% फीस रिजर्वेशन में मिल गए। अब ये SEBC कैटेगरी है क्या? SEBC कैटेगरी होती है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, या इकोनॉमिकली। ई का दोनों मीनिंग निकलता है, एजुकेशन भी निकलता है, इकोनॉमिक भी निकलता है। आपके बुक में अगर इकोनॉमिक दिया है तो आप इकोनॉमिक लिखिए। इसमें जो भी एजुकेटेड है उनको एक चांस ही मिल जाता है पार्लियामेंट में। इसे पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहे, कोई भी जॉब हो, एजुकेशन हो, रिजर्वेशन दोनों ही जगह पर मिल जाएगा। हर गवर्नमेंट ऑफिस में जॉब्स हो या एजुकेशन के लिए कोई सीट हो, उन दोनों में क्या हो जाएगा, 27% सीट्स रिजर्व कर दिए जाएंगे SEBC कैटेगरी के लिए। तो बिजनेस होगा तो उसमें बिजनेस में गवर्नमेंट का कुछ लेना देना नहीं। अरे ब्रेक ले लो तुम लोग, 5 मिनट का ब्रेक ले लो, मैं फिर आती हूँ क्लास में।
40 को खत्म कर दो। क्या हुआ? 5 बजे ओके, तो हर जगह पे जॉब्स हो, एजुकेशन हो, इन सब में 27% सीट एजुकेशन सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को दी जाएगी। अब कौन होते हैं ये एससीबीसी, और कैसे पता चलेगा कि एससीबीसी के लोग हैं कौन? तो बेसिकली वो ऐसे लोग हैं जो सोसाइटी में सोशली में बैकवर्ड रह रहे हो और इनके पास पैसे भी ना हो, यानी इकोनॉमिकली भी ये क्या है, बैकवर्ड हो गए। कि बाकी बच्चे एक पैटर्न के साथ एब्सेंट हो रहे हैं ना मेरे क्लास में, और दृष्टि क्यों नहीं आते? दृष्टि क्यों नहीं आते? मैथ्स में भी मैं देखती हूँ और सारी का और ऐसा तो नहीं है सिर्फ मेरे ही हिस्ट्री में सब गायब हो जाते हैं, ऐसा भी है कहानी का मेरे ही हिस्ट्री में गायब। और ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पढ़ने आती है? ठीक है, तक क्या कर रहे हो, बातें क्यों कर रहे हो बेटा? सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास होते हैं। तो ये बेसिकली कौन सी क्लास? देखो इसको ओबीसी के साथ नहीं समझा जा सकता। कुछ जगह पे ओबीसी और एससीबीसी को लगभग सेम ही समझ लेते हैं, जैसे कि अदर बैकवर्ड क्लास और एससीबीसी ऑलमोस्ट कंसिडर्ड एज सेम। लेकिन महाराष्ट्र में अभी तक लिस्ट बनी नहीं है कि एग्जैक्टली एससीबीसी लोग है कौन। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम कैटेगरी कंसिडर करें। समझ रहे हो? ओबीसी है अदर बैकवर्ड क्लास। पहले के टाइम पे एक से जो बैकवर्ड रह गए, कौन सा रीजन है बैकवर्डनेस का वो नहीं पता। बैकवर्ड क्लासेस जो एजुकेटेड है तो उनको एससीबीसी में बोल सकते हैं। ये अगर सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है तो इनको क्या कहेंगे, एससीबीसी में कंसीडर किया जा सकता है। लेकिन अदर बैकवर्ड क्लास का क्लियर डेफिनेशन हमें नहीं पता। अदर बैकवर्ड क्लास में एग्जैक्टली कौन से कास्ट आते हैं वो भी हमें नहीं पता, और एससीबीसी में एग्जैक्टली कौन से आते हैं और महाराष्ट्र में नहीं पता, लिस्ट अभी तक बनी। ओबीसी एससीबीसी के एग्जांपल अगर साथ साथ में ले तो जैसे फॉर एग्जांपल लाइक वाटर होते हैं जो पॉटरी का काम करते हैं, उन्हें सोसाइटी में भी क्या साइडलाइन कर दिया गया है और वो पैसे से भी इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, तो इकोनॉमिकली भी पीछे रह गए हैं। क्या हो गया? और एक और एग्जांपल दूं तो सोनार तो बेटा पैसे वाले होते हैं, पैसा होता है, ज्वेलरी ना। हाँ, सोनार मतलब ज्वेलरी। जैसे कि फॉर एग्जांपल लोहार भी क्या करते हैं, ब्लैक स्मिथ का काम करते हैं, आयरन का काम करते हैं, तो उसमें भी ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, थोड़े से ही पैसे उनको मिलते हैं, सो दे आर आल्सो बैकवर्ड। अगर हम और कोई क्लास ले तो ये बेसिकली मिडिल क्लास
मिडिल क्लास तो वो होते हैं जिनके पास, हाँ पैसे से देखा जाता है, अपर क्लास लोअर क्लास मिडिल, पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी नहीं है, तो भी वो आ जाता था किधर, एससीबीसी। यस यस, फिर वो अंबानी से भी आगे हो अमीरी में, तो भी उसको क्या मिल रहा था, 27% रिजर्वेशन मिल रहा था। अब जब ये कानून बन के आया ना, तो लोग बहुत भड़क गए, बहुत ज्यादा भड़क गए, क्योंकि ये तो गलत है कि जो अमीर है वो भी क्या कर रहा है, कैटेगरी के अंडर बेनिफिट ले रहा है, तो उसको ऐसा नहीं लेना चाहिए ना। तो ऐसे में लोग बहुत गुस्सा हो गए। ऐसा था पहले, ये एससीबीसी वाली कैटेगरी आने से पहले सिर्फ एससी और एसटी को रिजर्वेशंस मिलते। अब एसटी एसटी मतलब कौन से लोग, जैसे कि एससी अगर महाराष्ट्र में ले ले तो महार, चामार, जो चमड़े का काम करते हैं ना, लेदर के बूट वगैरह बनाते हैं, वो या उन सभी लोगों को एसटी कैटेगरी में कंसिडर किया जाता था, यानी शेड्यूल कास्ट। और ये एसटी में शेड्यूल ट्राइब लोग होते थे, जैसे कि भिल, भिल जानते हो, भिल ट्राइब्स, ट्राइब्स का नाम है हिल्स ऑफ मध्य प्रदेश, बहुत ज्यादा फेमस है। और हमने वो फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलोनालिज्म में पूर्वा कम्युनिटी के बारे में पढ़ा था, वो लोग आते हैं एसटी, शेड्यूल ट्राइब। इन लोगों को अलग रिजर्वेशन परसेंटेज है, जैसे एसटी को मिलता है 17%, एसटी को 7.5%, इतना ही पहले था। लेकिन अब इसमें एक और कैटेगरी ऐड हो गई, और वो क्या थी, एससीबीसी। इसमें कितना चला गया, अब 27% चला गया। तो मतलब जनरल कैटेगरी के जो लोग थे, जो इसमें से किधर भी नहीं आते, उनको क्या हो गया, अभी कम सीट्स मिलेंगे ना, ज्यादा से ज्यादा सीट्स तो कौन लेगा, ये रिजर्वेशन वाले लोग ले गए। तो और ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसको आप रिजर्वेशन बैकवर्ड समझ के दे रहे हो, वो बैकवर्ड होगी ना, उसके पास बहुत सारे पैसे। तो यहाँ पर लोग गुस्सा हो गए। गुस्सा होने के बाद इन्होंने क्या किया, कोर्ट में केस किया, और कोर्ट में केस कर इन्होंने कहा कि ये तो सरासर गलत है, इस चीज को हटाओ, हमें ये अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे एक ही केस नहीं हुए थे, बल्कि बहुत सारे केसेस हुए थे। उनमें से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट केस किसने कर दिया, इंदिरा स्वामी ने कर दिया, इंदिरा स्वामी। इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बहुत ही लैंडमार्क केस हो गया, और इस केस में पहली बार ये देखा गया कि हाँ ये तो गलत है, जो लोग अमीर है, जो लोग वेल ऑफ है, उनको भी आप क्या कर रहे हो, रिजर्वेशन के अंडर बहुत कुछ फैसिलिटी दे रहे हो, उनको तो जरूरत भी नहीं है इतना देने का। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है भैया, आप जो कर रहे हो वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हमको ना 27% रिजर्वेशन जो आप दे रहे हो लोग, एससीबीसी कैटेगरी जो बनाई है वो भी सही है, ये रखो, हम मना नहीं करते। ऐसा किसने कहा, बेटा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 27% जो आप एससीबीसी कैटेगरी को दे रहे हो वो सही है, वो रखटाओ मत। लेकिन इस एससीबीसी कैटेगरी में पता लगाओ कि कौन वाकई में रिच है और कौन गरीब है। यस, इनकम पूछा जाता है, आ जा बेटा। तो इनकम में दो तरीके के लोग अभी आ गए हैं, एक होता है क्रीमी लेयर और दूसरा होता है नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर वाले वो लोग होते हैं जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख रुपीज से ज्यादा है। अगर देखने तो प्रेसिडेंट का इनकम होता है बेटा 5 लाख के आसपास पर मंथ। इंदिरा स्वामी आप और हम जैसी एक औरत थी, जो इसे आप कह सकते हो कि वो एक सोशल एक्टिविस्ट है। तो फिर उनको कुछ मिला,
क्या मिला वही बताए। तो सोशल एक्टिविस्ट है इंदिरा स्वामी, इन्होंने देखा कि भाई ये तो बहुत गलत हो रहा है जो तो एक्चुअली उस समय लोग इतना भड़क रहे थे कि जो नौजवान लोग थे वो सड़कों पर अपने आप पर केरोसिन डालकर आग लगा रहे थे। नंबर खुद नौजवान इन द सेंस यूथ the youth of the nation, it has got so angry on the prospectus of making SCBC validated and giving 27% reservation to the people that the frustrated and angry people of the country, they came on roads and in the form of protest they killed themselves. हमको तो कोई रिजर्वेशन है ही नहीं, मतलब तो हम फ्रीडम का जॉब और एजुकेशन का बता रिजर्वेशन किसमें दे रहे हैं? जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। अब मान लो दो बच्चे हैं ए और बी, ए को 50% मार्क्स आया लेकिन उसके पास SCBC रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट है, बी के पास आए हैं 90% मार्क्स लेकिन उसके पास SCBC रिजर्वेशन नहीं है, तो सीट IIT में इंजीनियरिंग करने के लिए वो 50% वाले को मिल जाएगा, नंबर तो 90 वाला क्या हुआ बेटा? ये तो अनफेयर है ना। हाँ इसलिए अनफेयर अच्छे मार्क्स रोने का कुछ ये नहीं आता, इसी बात का गुस्सा आ गया बच्चों लोगों को और वो खुद को जलाने लग गए। तो ये सारा केस हुआ, केस में फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि नहीं हम दो कैटेगरी कर देते हैं, एक है क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर उन लोगों को कहा जाएगा जिनका एनुअल इनकम 8 लाख से ऊपर है तो उनको 27% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, और जो नॉन क्रीमी लेयर के लोग हैं उनकी इनकम 8 लाख से कम होगी तो उनको 27% रिजर्वेशन मिलेगा। फिर जाके कहीं ये झगड़ा खत्म हुआ, बैटल देन एंडेड। कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1990 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया था जिसमें सभी के लिए दे दिया था 27%, लेकिन फाइनली जब ये सुप्रीम कोर्ट से लॉ बन के आया और इसमें बोला कि इसको मॉडिफाई कर दो, इसको चेंज कर दो, तो वो डेट है सितंबर 8, 1993। तो इनिशियली जब ये बना था तब कब बना था वो, ये ऑर्डर कब आया था? 13 अगस्त 1990 में आया था। फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट में इसको चेंज करके मॉडिफाई करके जब बोला कि आप जिसके पास पैसे ज्यादा है उसको रिजर्वेशन मत दो और जिसके पास पैसे कम है उसको ये क्या दो, रिजर्वेशन दो। तो ये कब एप्लीकेबल हो गया? 8 सितंबर 1993। एनी डाउट टिल दिस पार्ट? यहाँ तक की कहानी समझ आई? कुछ दुख, कुछ दर्द, परेशानी? अब देखो जब आप टेक्स्ट पढ़ोगे तो शायद हो सकता है आपको थोड़ी सी परेशानी आए। क्या क्या परेशानी आएगी वो मैं आपको पहले बता देती। जैसे कि अब मंडल कमीशन के बारे में, ये सारा कुछ जो रिजर्वेशन देने की बात हुई ये अचानक से नहीं हुई थी, इस सब के पीछे बहुत साल पहले से ही प्लानिंग चल रही थी। तो फिर इसलिए प्लानिंग भी जल्दी करनी पड़ती है। यस देखो प्लानिंग क्या हुई थी, यस क्या क्या प्लानिंग हुई थी वही बात मैं अब बताने का। तो प्लानिंग हुई थी 1953 में। 1953 में फर्स्ट बैकवर्ड, इस बैकवर्ड फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन से बोला गया कि जाओ पता लगाओ इंडिया में ऐसे कौन से लोग हैं जिनको रिजर्वेशन देना चाहिए। अब देखो पता कैसे चलेगा, हम सब क्या करेंगे, अपने आप को गरीब भिखारी टाइप ही दिखाएंगे ना अगर हम लोग को रिजर्वेशन मिल रहा है तो। अंबानी भी बोलेगा यार मेरे पास खाना नहीं, गरीब हो गया हूँ मैं, मुझे भी दे दो रिजर्वेशन। तो ऐसे तो पता चलने से तो कहा गया कि भाई पता लगाओ कि किसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए किसको नहीं मिलना चाहिए। लेकिन फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन ने जब अपना रिपोर्ट सबमिट किया तो ये रिपोर्ट रिजेक्ट कर दिया। इसने गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं तुमने जो चीजें पता लगाई है, जिन लोगों के बारे में पता लगाया है वो मैकेनिज्म ही तुम्हारा गलत था, तुमने गलत सलत इंफॉर्मेशन निकाली है, हम इन लोगों को रिजर्वेशन नहीं देंगे।
रिच लोग पढ़ते नहीं है ज्यादा, तो अंबानी का पर रिजर्वेशन मिल रहा है तो फिर सबको ऐसा लगेगा कि मुझको भी मिलना चाहिए। एग्जाम्पल है बेटा, वो बस एक एग्जाम्पल दिया है। रिच हो पुअर हो फिर सबको लगेगा ना कि अपने को भी तो रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ऐसे बताना। अब इसके बाद दूसरी कमीशन आती है। ये कमीशन कब आती है? सेकेंड बैकवर्ड कमीशन। सेकेंड बैकवर्ड कमीशन आती है 1979 में। ये आपके बुक में दिया गया है। ये है सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। ये आती है 1979 में। इस कमीशन के चेयरमैन कौन होते हैं? बीपी मंडल। अब ये कहते हैं ठीक है, पहले वाले रिपोर्ट को तो रिजेक्ट हो चुका है, लेकिन मैं दूसरा रिपोर्ट बना के लेके आता हूँ। और इन्होंने रिपोर्ट सबमिट कर दिया 1980 में इन्होंने रिपोर्ट सबमिट किया। लेकिन उस समय गवर्नमेंट किसकी थी बेटा? कांग्रेस की गवर्नमेंट। हाँ, इंदिरा जी की गवर्नमेंट। और उनके चले जाने के बाद राजीव गांधी की गवर्नमेंट आई। दोनों ही गवर्नमेंट ने बीपी मंडल के इस मंडल रिपोर्ट को जरा सा भी भाव नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें रिजर्वेशन लाना ही नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि नहीं, अगर हम रिजर्वेशन लाते हैं तो हम खुद क्या कर रहे हैं? इंडियंस को डिवाइड कर रहे हैं। यस और नो? तो वो 27% वाले एससीबीसी लोग अपने आप को कुछ ज्यादा ही हाई फाई समझेंगे क्योंकि गवर्नमेंट उनको रिजर्वेशन दे रहा है। और जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको तो बुरा लगेगा, यार अपने को तो रिजर्वेशन नहीं है। तो हम इस तरह के का डिवीजन करना ही नहीं चाहते सोसाइटी में। इसीलिए हम इस कमिटी के रिपोर्ट को देखेंगे भी नहीं, पढ़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन फाइनली जब लोकसभा में इलेक्शन होता है 1989 में और नई गवर्नमेंट बन के आती है जनता दल, कांग्रेस को हटा दिया जाता है, जनता दल की गवर्नमेंट आती है। उसमें इंपॉर्टेंट आदमी कौन आ गया? अब बीपी सिंह। बीपी सिंह बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने तो कह दिया यार ये रिपोर्ट को फटाफट लेके आओ, हम इसको क्या कर देते, इम्प्लीमेंट कर देते। सरकार बदल गई ना, कांग्रेस से क्या आ गई? जनता दल आ गई। तुम्हें क्या लगता? मेरा ओपिनियन तो मत पूछो भाई, मैं तो सिर्फ फैक्ट्स बताती हूँ। पता है तो डिवीजन है कास्ट में, लेकिन ऐसा तो अभी बन गया, हम लोग अभी कास्ट सिस्टम ऐसा तुमको लगता है? को लगता है बेटा, दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वोट भी नहीं है, और वो अगर कुछ काम करने जाए तो ये ही ब्राह्मण जात के लोग ने काम भी करने दिए, राम मंदिर में आने देंगे करते हैं। गांव में अभी भी डोमिनेट होते, आज भी कास्ट सिस्टम डोमिनेट है। लोगों को अभी लाइक ऐसे एडवांस होती जा रही है इंडिया सारा। वही लगता है सिर्फ ब्राह्मण ऐसा है नॉर्मली, लेकिन कास्ट अभी भी है बेटा। उसको पनिशेबल एक्ट बना दिया गया है, लेकिन फिर भी आज भी चल रहा है। इसका कोई जवाब नहीं कि क्यों ऐसा है, लेकिन अभी भी चल रहा है, बस नहीं बता सकते। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट जैसे ही हटी वैसे ही जनता दल ने क्या कहा? इन्होंने तुम जीता ही था, उनको वोट से इसीलिए क्यों मिले जनता दल को? क्योंकि उन्होंने कहा कि हम जैसे ही पावर में आएंगे हम मंडल कमीशन के रिपोर्ट को लागू करा देंगे। हम जैसे ही पावर में आएंगे, बीपी सिंह जैसे ही पावर में आएंगे, हम क्या करेंगे? फटाफट मंडल कमीशन को इसके रिपोर्ट को लेके आएंगे और इसको एग्जीक्यूट करा देंगे, सबको रिजर्वेशन दिला देंगे 27% का। तो वीपी सिंह की गवर्नमेंट आते ही ये रिपोर्ट एक्सेप्ट हो जाती है और ये सारा कुछ रूल बन जाता है। अब ये रूल जो बन रहा होता है तो ऑलरेडी क्या लोकसभा में तो ये ऑलरेडी पास हो चुका था, राज्यसभा में भी पहले ही पास हो चुका था। तब 1953 में, क्योंकि तभी से ही सोच के रखा था ना हम लोगों ने कि हम क्या बनाएंगे, रिजर्वेशन देंगे। तो अब क्या करना था? अब सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को हाँ बोलना था और प्रेसिडेंट को साइन करना था, यस टिक मार्क करके सिग्नेचर करना था। तो वो काम जैसे ही हो गया वैसे ही जॉइंट सेक्रेटरी ने क्या कर दिया बेटा? जैसे ही सेक्रेटरी, यस जॉइंट सेक्रेटरी को ये बात पता चली
कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर दोनों ही हाँ बोल रहे हैं और SC/BC के कैटेगरी के लोगों को 27% रिजर्वेशन दे रहे हैं, वैसे ही उन्होंने क्या कर दिया, मेमोरेंडम इशू कर दिया। लेकिन जिन भी लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगी, उन लोगों ने क्या किया, खुद की जान लेने पे आ गए, सेल्फ इमोलिएशन का किया, कहा कि ये तो अनफेयर है, ये बहुत गलत है। और जब सुप्रीम कोर्ट के पास जस्टिस मांगने गए तो एक आदमी नहीं गया था, ये तो बस बहुत सारे लोग गए थे, सभी लोगों के केस बना के गए, सब लोग अलग गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन सारे केस को एक साथ जोड़ दिया, कहा कि सब केस घूम फिर के आखिर इसी पॉइंट पे झगड़ रहे हैं, तो हम इस सबको एक साथ ग्रुप कर देंगे और इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस इन्होंने बना दिया। और इस केस में जो जज बैठे थे वो कितने जजेस थे, 11 जजेस। इन सभी के सभी 11 जजेस ने ये डिसाइड किया कि ये जो रूल बनाया गया है ये तो सही है, बिल्कुल वैलिड है, इसको हटाने की कोई जरूरत नहीं है। झगड़े का मुद्दा क्या है कि इसमें फायदा कौन उठा रहा है, SC/BC फायदा उठा रहा है, लेकिन जो गरीब है उसको फायदा मिलना चाहिए। रिजर्वेशन मिल रहा है बेटा, रिजर्वेशन सीट्स का, रिजर्वेशन जॉब में और एजुकेशन, फायदा किसको होना चाहिए, SC/BC को होना चाहिए। झगड़ा किस बात पे हो रहा है कि जो लोग अमीर है उसको भी क्या मिल रहा था, फायदा मिल रहा था, बस प्रॉब्लम उधर ही है ना। तो अमीर लोगों को हटा सिर्फ गरीबों को क्या देंगे, रिजर्वेशन का बेनिफिट देंगे, तब तो झगड़ा क्या हो जाएगा। जो अपने टाइटल का इंदिरा स्वामी वर्सेस उन्होंने इंदिरा स्वामी का मेन रोल, वो बहुत बड़ी सोशल एक्टिविस्ट थी, और उन्होंने उन्हीं के वजह से केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाया, अदरवाइज बाकी सारे केसेस तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, तो कुछ छोटे मोटे केस हाई कोर्ट तक ही पहुंच पाए थे। लेकिन जब इंदिरा स्वामी पिक्चर में आती है तब वो उस केस को किधर लेके जाती है, सुप्रीम कोर्ट, की भाई मेरे जैसा प्रॉब्लम सिर्फ मुझे नहीं बाकी और भी लोगों को है, तो ये बहुत बड़ा मैटर है, इसको किसको सुनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को ही सुनना चाहिए। तो फिर उसके बाद कुछ एक्शन लिया गया ना बेटा, बता दिया गया कि जिसके पास ज्यादा पैसे उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, जो उसके पास 8 लाख से कम पैसे उसको रिजर्वेशन मिल जाएगा। और उसके बाद झगड़ा भी खत्म हुआ, उसके बाद फिर कभी झगड़ा नहीं हुआ इस मैटर। तो ऐसे ही इसके रिलेटेड ऐसा कोई और रूल बनाया, ऐसा वापस ऐसा बहुत बार हुआ है कि कोई रूल पार्लियामेंट बनाता है और फिर उसको अच्छा नहीं लगता तो लोग लेके जाते हैं और उसको अमेंड करवा देते हैं। जैसे कि इंदिरा गांधी के टाइम पर 42nd अमेंडमेंट आया था, उसमें से बहुत सारे रूल्स बने थे जो गलत थे, तो फिर बाद में जब दूसरी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पास गए और उसको बदलवाया। ठीक है, यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई ना बच्चों, कुछ डाउट है इस पूरे पार्ट में, मंडल कमीशन के रिपोर्ट में? या things are clear for you और सुनो बेटा, प्रियांशी समझा ना बच्चा, प्रवेश सार्थक, पूर्णा थोड़ा बहुत हार्ड है, थोड़ा बहुत हार्ड है क्या हार्ड है इसका, कुछ भी हार्ड नहीं है, डिटेल्स ज्यादा है, पढ़ के देख लेना आज शांति से घर पर, खाना वाना खाने के बाद वो दोनों पेजेस एकदम शांत और ठंडे दिमाग के साथ पढ़ के देखना, कुछ भी डाउट आएगा तो प्रॉब्लम में होता है, डेट याद रखनी, डेट तो बस ऐसे याद रखो, आपको 5 डेट याद रखनी है, डेट याद रखनी है, ये तो मैंने बस आपको फर्स्ट कब आया था वो बताने के लिए बताया, फिर आपको यहाँ से डेट याद रखना है। 1979 में पहला कमीशन बना, पहले कमीशन बनता है, कमीशन बनने के बाद अगले साल में उसने क्या किया, रिपोर्ट सबमिट किया, रिपोर्ट सबमिट करने के बाद 9 साल तक लगभग रिपोर्ट को किसी ने भाव नहीं दिया, क्यों, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट थी और कांग्रेस तो चाहती ही नहीं थी कि क्या हो, रिजर्वेशन मिले। फिर उसके बाद 1989 में कांग्रेस की पार्टी चली जाती है, पावर में कौन आता है, जनता दल, जनता दल पावर में आती ही उसने क्या कर दिया, उसने 1990 में मेमोरेंडम को पास करवा दिया, कौन से डेट पर, 13 अगस्त को, यस मेमोरेंडम बन गया, उसने कहा कि चलो बनाओ मेमोरेंडम और क्या करो, लॉ बना दो इसको। फिर उसके बाद कोर्ट गए लोग, कोर्ट जाके जब उन्होंने झगड़ा किया तो चेंज कब हो गया बेटा, चेंज हो गया 8 सितंबर,
8 सितंबर 1993, यानी 3 साल बाद क्या हो गया, चेंज आ गया, मॉडिफाई। तो 1 2 3 4 एंड 5 डेट्स याद, मिल गया तो मिल गया। अब उनको कैसे कह सकते हैं कि चल निकल तेरे को गलत दे दिया था तो निकल जा, ऐसा नहीं कह सकते ना उनको। ये लिखना चाहते हो, लिखो फिर जल्दी, ये 5 डेट तक आ जाएगा। सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन, बीजेपी बेटा आई पावर में 1990s के बाद पार्टी बननी शुरू हो गई, और सबसे ज्यादा पावर में वो दिखने लग गई फ्रॉम द टाइम इट वाज 2004। ज्यादा पावर में दिखने, एज अ नेशनल पार्टी करके बहुत ज्यादा उभर कर आई। पहले भी थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय में भी बीजेपी का पावर था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं हो पाया। और अब जब मोदी गवर्नमेंट आ गई है 2014 से, तब से तो बस बीजेपी ही बीजेपी छा गई है। और अभी तो शिवसेना में यस बेटा, अब जरा समझते हैं व्हाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, व्हाई डू वी नीड दीस टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। देखो अगर ये इंस्टीट्यूशंस अलग अलग नहीं होते तो फिर क्या हो जाता, झगड़ा हो रहा था ना, लॉ तो बन गया पहले, लॉ बन जाने के बाद क्या हुआ, जनता दल ने तो बना दी, वीपी सिंह ने साइन कर दिया, बना बना, फिर उसके बाद झगड़ा होने लग गया। इस झगड़े को सुलझाने के लिए लोग किसके पास गए बेटा, लोग गए सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, अपने झगड़ों को सुलझा सकते हैं। लोग जो टैक्स पे करते हैं उस पैसे को गवर्नमेंट अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल करती है, हेल्थ केयर फैसिलिटी देती है, एजुकेशनल फैसिलिटी देती है, और रोड और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज देती है। टैक्स का पैसा इस्तेमाल होता है, सारे वेलफेयर स्कीम होते हैं। और ये तीन हमने अलग अलग इसीलिए बनाया ताकि लेजिस्लेचर क्या करे, डिसीजन ले। क्या डिसीजन लेगा कि लॉ कौन से बनेगा कौन से नहीं बनेगा। फिर एग्जीक्यूटिव क्या करता है, इन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कराता है। और सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, यानी आपका जुडिशरी क्या करता है, इंटरप्रीट करता है लॉस को। यहाँ पे इसने इंटरप्रीट किया ना, इसने कहा कि भाई तुमने लॉ बनाया, बहुत अच्छा बनाया है। पार्लियामेंट से क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट, तुमने 27% रिजर्वेशन देने का आइडिया निकाला, बहुत अच्छा आइडिया निकाला है, लेकिन इसमें एक छोटी सी गलती हो गई तुमसे, तुमने सबको दे दिया 27% रिजर्वेशन। ये नहीं देखा कि हर लोहार गरीब नहीं होता, हर कुम्हार गरीब नहीं होता, मैक्सिमम है मानते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको अपना इनकम प्रूफ दिखाना पड़ेगा, फिर जाकर उनको सर्टिफिकेट मिलेगी एससीबीसी की, और फिर उन्हें रिजर्वेशन की फैसिलिटी मिलेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इंटरप्रेट किया, कहा कि नहीं ये चीज गलत है, इसको बदलो। तो बेसिकली हमारे ये तीनों इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, एक साथ काम करने की कोशिश करते हैं। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, एक भी नहीं होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, टूट जाएंगे हम लोग, बिखर जाएंगे। दिस मेक्स लॉस, दिस executes these laws, and what judiciary does, it interprets these laws. अब देखो कुछ लोग कहते हैं कि भारत में ये जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है ना, ये इंस्टीट्यूशंस होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। क्या प्रॉब्लम आता है, देखो टाइम कितना निकल गया ना, 1979 में आया था सेकंड कमीशन, फिर उसको बदल के फाइनली अप्रूव करा के अब जब आ गया है तो 1993, तीनों कितना टाइम पीरियड गया, 79 से इंटरप्रीट्स लॉस 14 साल गए। तो पैदा बच्चा का इंग्लिश भी पढ़ो,
तो इतना टाइम अगर बर्बाद कर रहे हो, क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो ना। यस और नो? यही बात बताता है कौन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंडिया में जो लॉस बना रहे हो ना, उसमें बहुत ज्यादा टाइम खर्च कर रहे हो। लेकिन फिर भी हमारे पास ये तीनों अलग अलग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद जब हम डिसीजंस लेकर लॉ बनाते हैं तो बहुत अच्छा लॉ बन जाता है। टाइम तो चाहिए कोई अच्छी चीज बनाने के लिए। ताजमहल क्या एक दिन में बन गया था बेटा? नहीं बना था, उसको बनाने के लिए टाइम लगता है। तो इसी तरह कोई भी अच्छी चीज बनने के लिए टाइम लगती है। और यहाँ पर कोई भी अगर डिसीजन लेकर, टाइम लेकर कोई चीज बन रही है तो वो बहुत अच्छी डिसीजन होगी। सबसे पूछ कर लिया हुआ डिसीजन हमेशा बहुत अच्छा होता है। ज्यादा ही लंबा वो तो आप और हम सोचते हैं, हर कोई नहीं सोचता। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं पार्लियामेंट। ये लिख रहा है क्या कोई? लिख रहे हो? अब पार्लियामेंट देखो, पार्लियामेंट में दो हाउसेस है, हमने पहले ही बात कर लिया है दो हाउसेस की, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा को क्या करेंगे? लोअर हाउस, और राज्यसभा को अपर हाउस। भाई क्यों ऐसा लोअर और अपर? क्या रीजन होता होगा? क्योंकि वो लोग जो लोअर क्लास है वो सब छोटे कामों में नहीं बेटा, पार्लियामेंट की बात कर रही हूँ। लोअर हाउस और अपर हाउस है। क्या लोकसभा के पास मनी बिल इंट्रोड्यूस करने का पावर है? नहीं, लोकसभा के पास सभी बिल इंट्रोड्यूस करने का पावर है। लोकसभा स्टेट का ना, पार्लियामेंट की बात हो रही है, मतलब फुल नेशन की बात हो रही है ना बेटा, पहले ही बता दिया मैंने। When parliament is there, we are talking about the whole nation. बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस बात पे। दिखने में पावर, मतलब सारे जिम से आने वाले लोगों को राज्यसभा में रखते हैं। कैसे बताते लोकसभा को क्या कहते हैं? लोअर हाउस, और इसको कहते हैं अपर हाउस। अब ये लोअर और अपर क्यों कहते हैं, इसके पीछे दो रीजन है। एक सबसे छोटा और फालतू वाला रीजन बताती हूँ, वो ये है कि लोकसभा पार्लियामेंट के ग्राउंड फ्लोर में बैठता है, और ये राज्यसभा पार्लियामेंट के फर्स्ट फ्लोर पर बैठता है, इसीलिए उसको लोकसभा हाउस और ऐसा एक रीजन आप समझ। दूसरा रीजन जो फाइनली क्रेडिटेबल रीजन कहा जाता है, वो ये है कि इसको कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं, पर ये क्या होता है, हमेशा परमानेंट होता है। लोकसभा के क्या हो बेटा? होते हैं ना बेटा, परमानेंट होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आगे बैठ गए तो वही फेविकॉल से चिपक जाएंगे। राज्यसभा में जितने भी लोग हैं ना, उस लोगों को क्या कर दिया जाता है, 1/3 की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। ये हर एक 1/3 कैटेगरी का आदमी 6-6 साल के लिए टेन्योर कंप्लीट करेगा। जैसे ही 6 साल का टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा तो 2 साल में, हर 2 साल में इलेक्शन होंगे, और इस इलेक्शन में जिसका पहला 6 साल का टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा उसको हटाकर दूसरे लोगों को इलेक्ट कर दिया जाता है। समझ लो? So every 2 years they are taking election and they are eliminating 1/3 people from Rajya Sabha and they are bringing new people. तब तक इन लोगों का कितना साल हुआ रहेगा? इनका 4 years हुआ रहेगा, और उनका कितना हुआ रहेगा? तभी 2 years हुआ रहेगा। ओके, सो दिस इज हाउ इट गोस। और आगे 2 साल बाद ये इनका कितना हो जाएगा? फिर 6 साल का हो गया, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। ये जो नए अपॉइंटेड है ना, इनका 2 years का होगा, और जो नए अपॉइंट कराएगा नया जगह मिल जाएगा, 1/3 क्या हो जाएंगे, भेज दिए जाएंगे। गेटिंग मी? तो इसका ये मतलब है कि राज्यसभा पूरा एक साथ कभी भी छुट्टी पे नहीं जाता।
राज्यसभा में हमेशा 2/3 मेंबर्स तो रहते ही रहते हैं, कभी भी पूरी तरह डिसॉल्व नहीं, लेकिन लोकसभा अचानक से डिसॉल्व हो सकता है। अगर किसी ने पीएम के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया तो पूरी की पूरी सरकार टूट जाएगी। अगर पीएम खुद कहता है कि भाई मुझसे नहीं हो रहा है, मैं रेजिग्नेशन दे रहा हूँ, तो भी लोकसभा क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लोअर हाउस का हेड कौन है, लीडर कौन है, पीएम ही तो है। हाँ वो भी गए। तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, मान लो पूरी ये क्या है, लोकसभा, तुम लोग सब लोग बैठे हो, वहां पे लास्ट बेंच पे ना राहुल गांधी बैठे, लास्ट बेंच पे वो कौन है, कांग्रेस का अपोजिशन। फर्स्ट बेंच पे अपना पीएम मोदी बैठा है। अब राहुल गांधी को ये चाहिए, उसको क्या हो रहा है, उसको लग रहा है यार इसका तो बड़े अच्छे दिन आ गए, हमारे तो दिन खराब है, हमारे तो दिन खराब हो गए। तो राहुल गांधी ने क्या कहा, राहुल गांधी ने कहा कि मैं नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करता हूँ। अब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, मतलब मुझे ऐसा कहना है कि मुझे है राहुल गांधी को ऐसा कहना है कि बीजेपी का जो लीडर है मोदी, उसके पास इतने लोगों का सपोर्ट ही नहीं है कि वो इस लोकसभा का पीएम बन के रहे। इसको कहते हैं नो कॉन्फिडेंस। आप पीएम कब बनते, जब लोकसभा में मैक्सिमम लोग आपकी क्या करें, फिर वो आपके बीजेपी पार्टी से हो या ना हो इसका कोई फर्क नहीं। कांग्रेस के लोग जो कहते हैं कि हाँ नरेंद्र मोदी को क्या बनाओ, पीएम बनाओ, अगर आम आदमी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि हाँ नरेंद्र मोदी को पीएम बनाओ, बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि हाँ नरेंद्र मोदी को पीएम बनाओ, तो जाके नरेंद्र मोदी क्या बनता है, पीएम। और इसमें सभी का सपोर्ट मेजॉरिटी होगा बहुत जरूरी है। अगर राहुल गांधी ने नो कॉन्फिडेंस मोशन इशू किया और कहा कि नहीं मैं चैलेंज करता हूँ कि पीएम मोदी के पास इस समय इस लोकसभा में इतने लोगों का सपोर्ट ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्शन फिर से उस पार्लियामेंट के अंदर कंडक्ट की जाएगी, पार्लियामेंट के लोग कंडक्ट करेंगे इलेक्शन और देखेंगे कि क्या वाकई में इसकी बात सही है। और अगर पीएम मोदी के साथ कॉन्फिडेंस देने वाले लोग ज्यादा होंगे तो पीएम बना रहेगा, लेकिन पीएम के पास कॉन्फिडेंस देने वाले लोग कम होंगे तो पीएम की कुर्सी चली जाएगी। इससे री-इलेक्शन ऐसा क्यों जरूरी है, ऐसा तुम्हें क्यों लग रहा है? जैसे कि मान लो अगर कांग्रेस के राहुल गांधी है सपोज, उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने ऐसा 2018 में किया भी था, नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट 2018 में उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी मैं आपको चैलेंज करता हूँ, इस समय आप इस लोकसभा में दिखाई नहीं सकते हो कि आपके पास मेजोरिटी सपोर्ट है। तो नरेंद्र मोदी ने कहा ठीक है ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड, मैं नो कॉन्फिडेंस मोशन तूने पास किया ना, तो हो जाने दो पार्लियामेंट में इलेक्शन। सबने भर भर के वोट्स पीएम को ही दिया, उसका नो कॉन्फिडेंस मोशन वेस्ट हो गया, पीएम बने रहे। पीएम गया तो वो लोग भी गए, वो जानता है, लेकिन एक बात समझो बेटा यार, कैसे समझाओ, पीएम देखो पीएम कहाँ से है, बीजेपी पार्टी, एक ही पार्टी का होगा ना पीएम, पीएम सभी पार्टी से तो नहीं आती, एक ही पार्टी का पीएम। अब बीजेपी पार्टी के पास मेजोरिटी सीट्स है, यानी मान लो 274 सीट्स किसके पास है, बीजेपी के पास है, लेकिन बाकी 100 सीट्स किसके पास है, कांग्रेस के पास है। फिर और बचे हुए 200 सीट मान लो आम आदमी पार्टी के पास है। तो 300 लोग क्या कर सकते हैं, इस समय ये कह सकते हैं कि हम बीजेपी को नहीं देंगे। अगर 300 लोगों ने कह दिया कि नहीं हमें सब पीएम, तो पीएम क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे ना पावर से, और फिर से री इलेक्शन होगा। तो यही लोग वापस आते हैं, कोई दूसरे लोग तो जन्म लेके पॉलिटिशियन नहीं बन रहे हैं ना। हाँ, अब देखो देखो उनका कुछ नुकसान नहीं होता, क्यों, क्योंकि देखो अगर तुम इस नेरुल में या नवी मुंबई में एमपी हो तो तुम वापस इलेक्शन में खड़ी रहोगी, तुम्हारे पास चैलेंज करने वाला कौन है, कोई नहीं, तुम अकेली तो
में ही कराओगे। तो लोकसभा में कोई नए पैदा होकर आने वाले तो लोग हैं जो पहले से घूम फिर रहे थे उधर, वही होंगे। नुकसान किसका होगा? पीएम। पास क्या कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। चलो सो विल एंड दिस क्लास यार, और अगले क्लास में पार्लियामेंट पर और बातें करेंगे। और पूछो उन चारों परियों से कहाँ गायब हो रही है मेरे क्लास में से? कृष्टि, सानिका, रिया, और कोई एक है? राई राई। नहीं, तीन तीन परियां है ना मेरे क्लास में। तीनों परी गायब हो चुकी है। एक को उनको कहना कि टीचर बहुत गुस्सा करेगी। एक परी तो अनमोल है उसमें। बाय बच्चों।